So hello and welcome back to my channel Cats Homeo Hub. So today we are going to study about the scope and limitation of materia medica, which is very important question from the point of view of our examination. This is asked in both 5 marks and 10 marks question. 5 marks में पूछेगा तो सिर्फ हमें पॉइंट्स बताने होंगे, 10 में पूछेगा तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा. तो चलिए हम समझते हैं व्हाट आर दी स्कोप ऑफ दी होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका. तो 12 पिलर है जो स्कोप है, मतलब 12 टाइप ऑफ स्कोप्स हैं हम कह सकते हैं. तो पहले हम इसको सिर्फ जो स्कोप है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो हमें कैसे लिखना है, सिर्फ जो टर्म्स लिखने हैं हम वो देखेंगे, फिर हर एक को समझेंगे. तो द फर्स्ट वन इज़ होलिस्टिक अप्रोच. ओके, होलिस्टिक अप्रोच. सेकेंड इज प्रूविंग ऑन ह्यूमन बींग्स. थर्ड इज कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स. Fourth is accuracy and rationality of symptoms. Fifth is verified and confirmed symptoms. Sixth is large number of medicines and symptoms. Seventh is selection of exact simillimum. Eighth is easy to relate remedies. Ninth is improve the knowledge of pathogenesis. 10th is evaluation of miasm simplified. 11th is direct case taking assistance. And the last 12th is suitable prophylactic selection. Okay, तो हम हर एक को भी समझेंगे कि क्या मतलब है हर एक का. बस है कि ये 12 पिलर्स हमें ध्यान में रखने हैं. तो आई विल लाइक टू जूम इट एंड देन मेक यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आते हैं होलिस्टिक अप्रोच में. तो देखिए, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, तो अगर आपने कोई भी सेमिनार या फिर अपने टीचर्स को सुना होगा तो हमेशा आपने सुना होगा कि होम्योपैथी गोज ऑन नॉट ओनली ऑन द फिजिकल जनरल बट ऑल्सो ऑन द होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं, आप मेंटल लेवल पे आप पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को भी ध्यान में रख रहे हो. फिजिकल, मेंटल और उसके सोशल एंग्जाइटी सब कुछ आप ले करके होलिस्टिकली आप चल रहे हो. उसके मेडिसिन आप इस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हो. आपने यहाँ पे लिखा है ना, एड्रेसेस द इंटायर डिजीज इंडिविजुअल एज एन इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी स्पिरिट. माइंड बॉडी स्पिरिट हर तीनों लेवल को कंसीडर करते हुए फिजिकल के साथ. सिर्फ एक डिजीज़ नहीं कि मलेरिया है तो मलेरिया का पेशेंट आएगा. आप देखोगे ना, 4 पेशेंट आएंगे जो मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं, चारों को हम अलग अलग मेडिसिन देंगे. बट बाकी में तो ऐसा नहीं होता, सेम काइंड ऑफ मेडिसिन सबको मिल जाती हैं बाकी पैथीज़ में. बट यहाँ पे क्योंकि हम हर इंसान का मेंटल, उसके सोचने, वो कैसा सोच रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ रह रहा है, ये सब चीज़ें डिफ़र करती हैं. इस वजह से मेडिसिन भी डिफ़र करती हैं. तो हम एक सिर्फ डिज़ीज़ के बेसिस पे नहीं, हम आइसोलेटेड डिजीज़ को रिजेक्ट करते हैं, बल्कि हम पूरे माइंड बॉडी स्पिरिट के लेवल पे जा करके कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. तो दिस इज़ नोन एज होलिस्टिक अप्रोच. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ दी प्रूविंग ऑन ह्यूमन बींग्स. सो एज वी ऑल नो, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग की गई है. तो सोर्स्ड सिस्टमैटिकली थ्रू कंट्रोल टेस्ट ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ बोथ सेक्स एंड डिफरेंट एजेस. दिस एलिमिनेट्स एनिमलीज एंड कैप्चर्स प्योर फार्मालॉजिकल इंडिकेटर्स. मतलब जैसे पहले था कि एनिमल्स पे प्रूविंग की गई है, बट देखिए एनिमल फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है. ओके, इसीलिए हेल्दी ह्यूमन्स पे भी इस मेडिसिन की प्रूविंग होना इंपॉर्टेंट था. तभी हमें पता चलेगा कि ये कैसे कैसे सिम्टम्स जनरेट कर रही है. तो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग हुई है. ओके, ना मूविंग टू द नेक्स्ट इज द सब्जेक्टिव सिम्टम्स. अब देखिए, सिम्टम्स 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो सामने वाला या तो फिजिशियन या तो जो बाहरी लोग हैं वो ऑब्जर्व कर पाए. मान लीजिए आपको इंसेक्ट बाइट हुई तो आपके छाले पड़ गए बॉडी पे, आपकी आइस पफी हो गई, रेडनेस हो गया, आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो ये सब एज फिजिशियन नोटिस कर लेगा खुद भी, या फिर आपके घर में आके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं वो नोटिस कर लेंगे. बट सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं ना, वो सिम्टम्स जो आप महसूस कर रहे हो अंदर, जो दिख नहीं रहे हैं, जो आपको बताना पड़ेगा वर्बली. जैसे आपको इंसेक्ट बाइट हुआ, ये सब चीज़ें छाले, रेडनेस, पफिनेस तो दिख गई, पर अब आपको जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, गर्माहट फील हो रही है, ये सब कोई देख नहीं पाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा. तो कैप्चर्स एन एक्सटेंसिव स्पेक्ट्रम ऑफ फाइन ग्रेन सेंसेशंस. एग्जैक्ट वर्ड इज द सेंसेशंस जो आप फील करते हो, या फिर जो मेंटल लेवल पे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, जो फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, या जो आपकी मोडालिटीज़, आपको गर्मी अच्छी लग रही है, सर्दी अच्छी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लग रहा है, बैठना अच्छा लग रहा है, ये हम देख के नहीं बता पाएंगे, ये आप बताएंगे. तो ये सब आ जाता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स में, जो पेशेंट है वो बताता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड to the accuracy and rationality. Okay, constructed strictly through logical experiments and systematic trial proving records, translating primary drug actions into rational reliable clinical metrics. इसमें क्या है ना, accuracy and rationality बहुत ज़्यादा रहती है हमारे, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग की गई है और कई बार की गई है. ओके, मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रायल्स के साथ की गई है, तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी है.
एंड ट्रांसलेटिंग द प्राइमरी ड्रग एक्शन इनटू रैशनल रिलायबल क्लिनिकल मैट्रिक्स। प्राइमरी ड्रग एक्शन आपको पिछली वीडियो में समझाया था ना, जब कोई भी आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, किसी पेशेंट को देते हैं, तो उसके में जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जो मेडिसिन की जो भी इफेक्ट पड़ रही है, वो होती है प्राइमरी ड्रग एक्शन, और वाइटल फोर्स इन रिस्पॉन्स जो कर रहा है वो सेकेंडरी ड्रग एक्शन हो जाता है, तो इसीलिए रैशनल भी होते हैं। नाउ verified symptoms, okay, each dynamic wait, let me zoom it. Yeah, every dynamic change collected during healthy drug proving undergoes rigorous clinical confirmation and generational validation, श्योरिंग रिलायबल आउटकम्स। तो जितनी भी प्रूविंग होती है, जितने भी चेंजेस है ना कलेक्ट किए गए, ये नहीं है कि किसी एक के ऊपर प्रूव करके कलेक्ट कर लिया गया, कई लोगों के ऊपर किया गया है, फिर कलेक्ट किया गया है, तो वो क्लिनिकली कन्फर्म्ड होते हैं। नाउ लार्ज रिपोजिटरी वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। रिपोजिटरी मतलब होता है किसी भी चीज़ का आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रेजेंट है, कैसे बल्क में कोई चीज़ आपके पास है, तो वो आपकी उस चीज़ की रिपोजिटरी हो गई। तो प्रेजेंस एंड एक्सपेंसिव डाइवर्स इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड सिम्टम्स डिराइव फ्रॉम बोटानिकल, एनिमल, मिनरल एंड केमिकल किंगडम्स। मतलब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज हैं मेडिसिन के। हमने होम्योपैथिक फार्मेसी में पढ़ा है ना कि 9 सोर्सेज हैं, तो यही है कि बहुत सारे बल्क में हमारे पास सोर्सेज हैं मेडिसिन के। अब हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम पे। तो इसका क्या मतलब है, प्रोवाइड्स द क्लिनिशियन, मतलब जो फिजिशियन है, विद एग्जैक्ट सिम्टम प्रोफाइल रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द सिंगल कस्टमाइज रेमेडी दैट परफेक्टली मैचेस द एक्टिव पैथोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। देखिए, अभी आप फर्स्ट ईयर में तो मे भी आपको इसका मीनिंग ना समझ में आए सिमिलिमम क्या होता है, बट इन होम्योपैथिक केस टेकिंग एंड रेमेडी हम क्या करते हैं ना, हमारे एक फिजिशियन का, होम्योपैथिक फिजिशियन का एम ही होता है सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट सिमिलिमम। मतलब एग्जैक्ट सिमिलिमम का मतलब यही है कि पेशेंट के जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं वो एग्जैक्टली किस रेमेडी से मैच कर रही हैं, वो किस रेमेडी का पेशेंट है, और मतलब कस्टमाइज इंडिविजुअलाइज अप्रोच करके वो एग्जैक्ट मेडिसिन को ढूंढना है। जैसे कोई पेशेंट है, उसकी बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसने एक टाइम पे बहुत सारे जंक फूड ये सब खाए हैं, अल्कोहल, कॉफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेडेटिव टाइप की चीज़ें पे रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रही है, बहुत पढ़ाकू वाला, जो भी जिस डेस्क वर्क है, सेडेंटरी लाइफ है। और एक मतलब एक टाइम पे उसने, मतलब उसकी जो भी कोई एलिमेंट थी उसकी वजह से उसने हर पैथीज की दवा खा चुकी है, उसके बाद भी उसको आराम नहीं मिला है, फिर वो आ रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा वो गुस्सैल टाइप का है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सब देखिए, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी एक पेशेंट में मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये नक्स का पेशेंट है। तो ये यही बात है ना, जैसे हमने सारे सिम्टम्स मैच किए कि परफेक्टली ये प्रोफाइल मैच कर रही है कि नहीं, उसके बाद हमने सिलेक्शन किया एग्जैक्ट सिमिलिमम का, तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट सिमिलिमम। अब हम आते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। ओके, enables the clinician to analyze, differentiate and draw close comparison between similar remedies। अब देखिए, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो काफ़ी सिमिलर लगती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इंसेक्ट जब भी अभी आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे इंसेक्ट बाइट होती है जो बरसात के कीड़े काटते हैं। तो देखिए, आप जाएंगे तो आपको ये 3-4 मेडिसिन है, एपिस, लीडमपाल, कैंथरेस, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में मिला जुला के मिलेगा। ये तीनों ही इंसेक्ट बाइट के लिए काफ़ी सही है। बट अब देखिए, स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। ये नहीं है कि आप किसी को भी प्रिस्क्राइब कर देंगे इंसेक्ट बाइट होगी तो तुम ये कोई भी इन तीनों से ले लो, स्लाइट डिफरेंस रहेगा। अगर है तीनों इंसेक्ट के काफ़ी सिमिलर उनके सिम्टम्स हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं तो हमें हेल्प करती है कंपैरेटिव एनालिसिस में। सिम्टम्स के बेस पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं जो सिम्टम हमें पेशेंट बताता है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, pathogenesis knowledge. Wait, let me zoom. Pathogenesis knowledge provide deep insight into the dynamic origin, toxic trajectory and physiological alterations produced by the remedies, expanding clinical understanding of pharmacology। अब देखिए, मेडिसिन देते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, फिजियोलॉजी में, उस रेमेडी की वजह से, उसकी वजह से हमें पैथोजेनेसिस की भी नॉलेज थोड़ी मिल पाती है। बहुत एक्सट्रीम अभी हम आगे पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस ही हमारी लिमिटेशन भी है, बट कुछ हद तक हम पैथोजेनेसिस पढ़ पाते हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। Now moving ahead is miasmatic evaluation. Miasmatic evaluation. Okay. So simplifies the identification of the inherited chronic barriers, SORA, psychosis, syphilis, allowing the prescriber to map out systemic trends and deep chronic blocks easily। अब हर रेमेडी को पढ़ते तो मियाजम पढ़ते हैं ना कि इस पेशेंट का ये मियाजम है, इस पेशेंट का ये मियाजम है, तो उसी सारे सिम्टम्स जब मैच करते हैं तो उसी के थ्रू में पता चल जाता है ये पेशेंट किस मियाजम का है। तो मियाजम, क्योंकि मियाजम का वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। मियाजम हमें पता है ना, सोरा अभी शायद अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, बट सोरा इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। ठीक है, उसके ही मतलब ब्रेक होने से ही, मतलब आम भाषा में कहेंगे, सोरा इज़ द मेन कॉज होता है। उसके बाद साइकोसिस, सिफिलिस, डिफरेंट होता है, कोई स्किन का, कोई सप्रेशन का। बट अभी के लिए है कि मियाजम का इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है हमें रूट कॉज जानने के लिए, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, क्रॉनिक के लिए इंटेंसली इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ
हेल्प्स इन केस टेकिंग, वास्ट रिपोजिटरी मतलब जो हमारे पास बल्क में है ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स एंड फाइन मोडालिटीज इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, गाइड्स द डॉक्टर इन फॉर्मुलेटिंग हाईली एक्यूरेट क्वेश्चंस हेल्पिंग अनकवर द पेशेंट्स इंडिविजुअल पिक्चर। अब देखिए मोडालिटीज़ वगैरह हम पेशेंट अगर आप गए होंगे ओपीडी में तो आप खुद भी फील करेंगे कि आपसे पूछी जाती है कि क्या खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, गर्म पसंद है, ठंडा पसंद है, किस तरफ बैठ के सोना पसंद है, आपकी हैबिट्स के बारे में पूछा जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं। तो हमें कैसे पता चल पाता है, क्योंकि मटेरिया मेडिका हमने पढ़ी है, हमने देखा है। अब आते हैं प्रोफिलाइटिक एक्शन पे। तो बाय कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, डायस्थेसिस, टेम्परामेंट एंड प्री डिपोजिंग ट्रेंड्स इन होम्योपैथिक लिटरेचर, डॉक्टर्स कैन आइडेंटिफाई इफेक्टिव प्रिवेंटिव रेमेडीज। प्रोफिलाइटिक का मतलब ही होता है प्रिवेंटिव। ठीक है, तो हम प्रिवेंटिव रेमेडीज ही पता कर पाते हैं कि इस इंसान को बार बार हो रही है तो उसको कौन सी ऐसी रेमेडी दी जाए जिससे ये इसका प्रिवेंट हो जाए। तो यह रहता है प्रोफिलाइटिक एक्शन में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी what are the limitations, critical boundaries और limitations of the homeopathic materia medica। सबसे पहला है नो प्रूविंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस, जैसा कि मैंने कहा था, आगे मैं समझाऊंगी। लैक ऑफ सिम्टम्स प्रूव्ड ऑन फीमेल्स, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, limitations for emergency cases, limitations for surgical cases, no homeopathic materia medica is complete, partially proven remedies, difficult to remember all the symptoms, lack of reliability in the provings। अब आते हैं लैक ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस क्यों होता है। तो देखिए द ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग के दौरान रेमेडीज आर विड्रॉन बिफोर एनी ऑर्गेनिक और पैथोलॉजिकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन कैन टेक्स प्लेस। इसके पहले कि कोई भी ऑर्गेनिक मतलब कोई भी टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो उसके पहले ही जो है प्रोसेस को होल्ड डाउन कर दिया जाता है। द रिकॉर्डेड सिम्टोमोलॉजी इज प्योरली फंक्शनल। ओके, इसी की वजह से है बिकॉज प्रूविंग रिकॉर्ड लैक ऑब्जेक्टिव टिश्यू चेंजेस, होम्योपैथ मस्ट डिपेंड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स क्योर्ड इन प्रैक्टिस, टॉक्सिकोलॉजिकल पॉइजनिंग और थेरेपेटिक मैचेस। एडवांस टर्मिनल पैथोलॉजिकल केसेस आर देयरफॉर हार्डर टू ट्रीट इफेक्टिवली। बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस वाले हम नहीं कर पाते, इसलिए वो जो एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस वाले डिजीजेस होते हैं उसमें मेडिसिन देना टफ हो जाता है, थोड़ी हमारी लिमिटेशन हो जाती है। अब आते हैं जेंडर एंड ऑब्जेक्टिव गैप्स पे है। तो देखिए उस टाइम में क्या था जब डॉक्टर हैनीमैन ने ड्रग प्रूविंग करी थी, फीमेल वॉलंटियर्स की बहुत कमी थी, तो इसलिए फीमेल पे ड्रग प्रूविंग कम हो पाई थी। अब आप जानते हैं ना मेल मतलब कितना हम कहें, अगर हम हर पैथी को देखें ना तो आई थिंक आई विल गेस अप्रॉक्स 85 to 90% प्रूविंग जो है ना वो मतलब आदमी पे मतलब मैन पे हुई है। अब आप खुद ही सोचिए, क्योंकि जैसे अभी हालत है वही हालत तब भी थी, फीमेल वॉलंटियर्स की कमी थी। तो अब देखिए फीमेल फिजियोलॉजी एंड मेल फिजियोलॉजी में कितना डिफरेंस है, बट तब भी जो दवाई मेल्स पे प्रूवन है वही दवाइयाँ फीमेल्स भी खा रही हैं, क्योंकि ड्रग प्रूविंग नहीं हो पाई। इसीलिए होम्योपैथी की बात नहीं है, आप बाकी भी जगह जाके पढ़ेंगे ना, बाकी पैथीज में भी, तो वहाँ भी यही सेम हालत है। इसीलिए फीमेल पे वही दवा खाने के एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी काफ़ी अलग है। तो इसी वजह से उस टाइम में ये गैप था। ओके, अब आते हैं इमरजेंसी एंड सर्जरी केसेस में। तो सिंपल है कि इमरजेंसी केस में हम नहीं दे सकते। अब कोई पेशेंट किसी का हार्ट टूट गया, अब आप हम वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे ना हमें ये मेडिसिन देनी नहीं, आप वहाँ पे प्लास्टर की ज़रूरत है, उसके बाद भले ही हम दे देंगे कि जल्दी रिकवरी हो, बोन अटैचमेंट होना स्टार्ट हो, पर इमरजेंसी में दे सकते हैं। यहाँ पे सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर स्टोन में हम बहुत इफेक्टिव मतलब ये किडनी स्टोन से बहुत इफेक्टिव होती है, बट अब जब बहुत ज़्यादा स्टोन का साइज़ बढ़ चुका है कि अब वो उस जो थैली है उसको हैमर कर देगा, उसकी जैसे उसमें होगा, तो अब हमें नहीं बोलना है कि नहीं अब हम तो मेडिसिन से ही ठीक करेंगे। वहाँ पे सर्जरी की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, फिर सर्जरी के बाद हम जो है रिकवरी में मेडिसिन देंगे। ठीक है, इनकम्प्लीशन एंड पार्शियल प्रूविंग। वेट, अब देखिए क्या है ना, मटीरिया मेडिका इज एन इवॉल्विंग ओपन एंडेड कैटलॉग, अ मैसिव शेयर ऑफ लिस्टेड रेमेडीज हैज़ ओनली अंडरगॉन शैलो सुपरफिशियल प्रूविंग रनिंग्स। मतलब अभी कुछ मेडिसिन हैं जो फुल्ली मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब सुपरफिशियल लेवल पे ही उनकी प्रूविंग हो पाई है, तभी भी उनकी थेरेपेटिक वैल्यू जानना बाकी है। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ अभी पार्शली प्रूवन है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेमोरी ओवरलोड एंड रिलायबिलिटी। मेमोरी ओवरलोड आप भी जानते हैं, इतने सिम्टम्स हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, किसी को भी पूरे सिम्टम्स याद नहीं रह सकते हैं, और मिक्सिंग भी हो जाती है सिम्टम्स की। सो मेमोराइजिंग मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडल इंडिकेटर इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर क्लिनिशियंस। प्रूविंग ट्रायल्स आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ह्यूमन बायस और वेरिएशंस इन प्रूवर ऑनेस्टी। तो पहली चीज़ मेमोरी वाली प्रॉब्लम, कितने सारे सिम्टम्स याद नहीं रह पाते हैं। दूसरा रिलायबिलिटी है कि जिस होता है ना अपनी ह्यूमन पे प्रूविंग करी, ये एक काइंड ऑफ हम कहते हैं बहुत स्लाइट डिमेरिट है कि ह्यूमन भी बायस हो सकता है अपने सिम्टम्स बताने कहने में। तो ये है हमारी लिमिटेशंस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. So if you have not subscribed my channel yet, do subscribe my channel Cats Homey Hub. And if you have liked this video, understood the concept, then please comment down in the comment section. Till then, please like, share and subscribe my video. We'll be meeting in the next video. Thank you.